welcome to my channel. I am Muskan Sadana and today we are going to start money chapter of your macroeconomics. ठीक है, तो ये वाला चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इसमें से आएगा ज़रूर, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इतना ईजी है कि आपको ये एक बारी में सिर्फ सुनने में ही आपको बहुत अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एक रीडिंग लगा लेते हैं ना तो मतलब ये चैप्टर आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एंड तक देखिएगा बिना स्किप करे। तो चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मनी के मीनिंग से। क्या होता है मनी? अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसे देकर मैं इन रिटर्न जो भी कमोडिटी मुझे चाहिए वो मैं खरीद सकती हूँ, उसी को हम मनी बोलते हैं। यानी कि मनी एक ऐसी चीज़ होती है जिसे कोई भी कभी मना नहीं कर सकता। मतलब जो मनी हमारे इंडिया में इशू हो गई है उसे अगर मैं किसी शॉपकीपर को जाकर ऑफर करती हूँ ना कि मुझे ये लो, मेरे से 10 रुपीज़ ले लो और मुझे चिप्स का पैकेट इन रिटर्न दे दो, तो वो मुझे मना नहीं कर सकता। अगर उसके पास वो कमोडिटी है तो उसे मेरी मनी को एक्सेप्ट करके मुझे वो चीज़ देनी होगी। ठीक है, तो हमारे इंडिया में क्या है? मनी रुपी है। हमारे इंडिया में रुपी को मनी एज अ मनी इशू किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको मनी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं मनी के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर्स तो यही है कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट की जाती है। यानी कि हम किसी को भी अगर मनी ऑफर करते हैं किसी कमोडिटी सर्विस के लिए तो वो इन रिटर्न हमसे मनी एक्सेप्ट करेगा और हमें इन रिटर्न वो सर्विस या गुड वो हमें प्रोवाइड करेगा ही करेगा। कोई भी इस चीज़ को मना नहीं कर सकता कि नहीं हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, हम आपकी मनी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओवरऑल एक्सेप्टेड है। हर एक बंदे द्वारा वो चीज़ एक्सेप्टेड है क्योंकि उसे गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है, आरबीआई ने अथॉरिटी दी है इस चीज़ की। उसके बाद अगला क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी कि मनी को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। हम मनी को लॉकर्स में, बैंक्स में, हर जगह स्टोर करके रख सकते हैं इजीली। वो ख़राब नहीं होगी या वो एक्सपायर नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद है मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब इट कैन बी इजीली मेजर्ड। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर मेरे पास 10 रुपये का नोट है तो मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि ये 10 रुपये हैं। इस 10 रुपये में क्या चीज़ आ सकती है, मतलब जिस चीज़ की वैल्यू 10 रुपये होगी, ये 10 रुपये देकर मैं वही चीज़ खरीद सकती हूँ। तो जो मनी होती है हम उसे इजीली मेज़र कर सकते हैं, उसके ऊपर एक वैल्यू दी गई होती है जिसे हर कोई उस चीज़ को मेज़र कर सकता है। अगला है स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। यानी कि इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो आज मैंने किसी से लोन लिया, ठीक है, आज मैंने किसी से 10,000 रुपये उधार में लिए और मैं उसको कहती हूँ कि मैं 1 महीने बाद में आपको ये 10,000 एज इट इज़ मैं आपको लौटा दूंगी, तो ये पॉसिबल है? ठीक है, पहले हमारा बार्टर सिस्टम हुआ करता था। अगर मैंने किसी से आज एप्पल लिया मान लो और मैं उसको कहूँगी 10 दिन बाद मैं आपको यही एप्पल रिटर्न कर दूंगी, तो क्या ये पॉसिबल है? मैं सेम एप्पल उन्हें रिटर्न नहीं कर सकती क्योंकि वो 10 दिन बाद तो एप्पल ख़राब हो जाएगा और मैंने वो एप्पल लिया ही इसलिए क्योंकि वो मेरी अभी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मुझे वो मतलब मेरे यूज़ की थी वो चीज़, तो मैं उसको अभी यूज़ कर लूँगी। मैं हाँ 10 दिन बाद कोई और एप्पल खरीद कर उनको दे सकती हूँ, पर वही सेम एप्पल मैं उनको नहीं दे सकती। जबकि मनी में क्या होता है, अगर मैंने किसी से 10,000 रुपये का चेक लिया है ना तो मैं 10 दिन बाद उसको 10,000 रुपये का चेक ही दे सकती हूँ, या कैश की फॉर्म में लिया तो मैं उसको कैश की फॉर्म में ही उस चीज़ को रिटर्न कर सकती हूँ। तो यानी कि अगर हमें फ्यूचर पेमेंट्स करनी हो तो वो भी हम मनी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अब हम जानेंगे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। यानी कि अब तो मनी तो अब इंट्रोड्यूस हुई है ना, तो पहले बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चलता था जिसमें क्या होता था कि हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे। तब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, मनी जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? बार्टर सिस्टम में अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। यानी कि हम गुड्स के बदले में गुड्स ही लेते थे। जैसे मान लो मुझे आज किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे चॉकलेट चाहिए, सामने वाले को पेन चाहिए, तो वो मुझसे पेन ले लेगा, मैं उससे चॉकलेट ले लूँगी। यानी कि हम एक दूसरे से गुड्स एक्सचेंज करके अपने आप को सेटिस्फाई करते थे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे मान लो आप एक फार्मर हो, ठीक है, और आप राइस की प्रोडक्शन करते हो, तो आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन है राइस की, राइस आपके पास एक्सेस में पड़े हुए हैं। इन रिटर्न आपको क्या चाहिए? क्लॉथ चाहिए। ठीक है, तो वो आप एक ऐसे पर्सन को ढूंढोगे जिसे राइस चाहिए, जो राइस आपके पास एक्स्ट्रा है उसे वो राइस भी चाहिए लेकिन उसके पास क्लॉथ भी होना चाहिए जो आपको चाहिए। मतलब सामने वाले के पास भी वो चीज़ होनी चाहिए जो आपको चाहिए, तभी आप उसको अपनी चीज़ दोगे, वरना आप उसके साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये जो सिस्टम था ना, ये बहुत टिपिकल सा था। मतलब हमें एक ऐसा पर्सन ढूंढना जिसे वही चीज़ चाहिए जो हमारे पास है और उसके पास वो चीज़ भी है जो हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था लोगों के लिए। तो इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, यानी कि लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती थी इस प्रोसेस को करते हुए, जिसकी वजह से मनी इंट्रोड्यूस हुई। तो हम इसके ड्रॉबैक्स यानी कि इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं।
तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है इसकी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। वही मैंने जो बात अभी आपको समझाई है ना, कि एक ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसके पास पेन हो, इन रिटर्न वो हमारी चॉकलेट भी लेने में इंटरेस्टेड हो, ऐसा इससे ऐसे पर्सन को ढूंढना पॉसिबल नहीं है। तो इसका सबसे पहली लिमिटेशन तो यही थी। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास हॉर्स है इस वक्त, और मैं चाहती हूँ कि कोई पर्सन मुझे ऐसा मिल जाए जिसके पास काऊ हो, लेकिन शर्त ये भी है कि उसे हॉर्स भी चाहिए होना चाहिए, तभी वो मुझे अपनी काऊ देगा ना। वो क्यों अपनी चीज़ को किसी को भी देगा जब तक वो खुद सेटिस्फाई ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता था लोगों के लिए कि एक ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसके पास वो चीज़ भी हो जो हमें चाहिए, और जो हमें चाहिए उसके पास वो भी हो, और जो हमारे पास है वो उसे भी चाहिए हो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। अगला इसकी लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज़ की प्रॉपर वैल्यू ही नहीं लग पाती थी। जैसे मान लो मेरे पास शूज़ हैं और किसी के पास क्लोथ है, अब क्या गारंटी है कि उसके क्लोथ की वैल्यू मेरे शूज़ की वैल्यू के इक्वल है। उसने उस क्लोथ को कितना यूज़ किया है, मेरे शूज़ हो सकता है नए हों और उनका क्लोथ जो है सस्ता हो या क्वालिटी अच्छी ना हो, तो क्या मेरे शूज़ का कंपैरिजन उनके क्लोथ से किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। उस टाइम पे क्या होता था, जैसे हमारे पास हॉर्स है ना और सामने वाले के पास कार है, तो हम क्या करते थे, उसकी कार की वैल्यू पता है कैसे लगाते थे, हॉर्स, काऊ, बफेलो, कि आप मेरे से काऊ और बफेलो ले लो और मुझे इन रिटर्न अपनी कार दे दो। दो चीज़ें आप मेरे से ले लो और मुझे अपनी कार दे दो। बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। एक कार की वैल्यू आज के टाइम में तो एस्टिमेट की जा सकती है कि 10 लाख है, 20 लाख है, लेकिन उस टाइम पे उसे किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता था जो कि कभी उसके बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक लिविंग थिंग है। एनिमल्स आर लिविंग थिंग, जबकि कार एक नॉन लिविंग थिंग है। उन दोनों का कंपेरिजन पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा बेकार सिस्टम था वो, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफ़िकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट, मतलब फ्यूचर में जो पेमेंट होती थी ना उसकी भी डिफ़िकल्टी होती थी। जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने आज किसी से एप्पल ले लिया और अगर मैं उसको कहूँ कि मैं 10 दिन बाद आपको सेम एप्पल रिटर्न कर दूंगी, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि वो एप्पल तो 10 डेज बाद ख़राब ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने मान लो किसी वर्कर को रखा अपने अंडर, आज के टाइम में तो मैं उसको कह दूंगी मैं तुम्हें 10,000 रुपये 1 महीने बाद दे दूंगी, लेकिन बार्टर सिस्टम में हम क्या करते थे, हम उसे कहते थे कि आप हमसे चॉकलेट्स ले लेना, आप हमसे काऊ बफेलो ले लेना, या फिर आप हमसे टेबल चेयर ले लेना। मतलब हम उसके वेजेस को इस तरह से चुकाते थे। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक बंदा हमारे पूरा महीना हमारे पास काम कर रहा है और उसे इन रिटर्न वो चीज़ भी नहीं मिल रही जो उसको सेटिस्फाई कर सके? हम अपने हिसाब से उसको पेमेंट करते थे ना, ठीक है। तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक थी कि हम फ्यूचर में पेमेंट किसी को नहीं कर पाते थे। अगला क्या है, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, यानी कि जो गुड्स थे उनको स्टोर कर करके नहीं रखा जा सकता था। आज के टाइम में हम गोल्ड होता है हमारे पास, हम गोल्ड को स्टोर करके रख लेते हैं, बाद में जाकर हम उसे बेच देते हैं तो हमें मनी मिल जाती है जो कि हमें चाहिए, या हम मनी को भी स्टोर करके रख सकते हैं लॉकर्स में, अपने बैंक अकाउंट्स में। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या था, सिर्फ एक ही जरिया था कि हम गुड्स को स्टोर करके रख सकें, और गुड्स स्टोर नहीं हो सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे, वो पेरिशेबल है नेचर में, ठीक है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि गुड्स को हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं करके रख सकते थे, इसलिए जो वैल्यू थी, जो कह लो कि एक जरिया था जिससे हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें, उस चीज़ को हम स्टोर भी नहीं कर सकते थे। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक ही बन गया। तो चलिए आगे चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ मनी मतलब 4 टाइप्स की मनी होती है, तो मैं आपको बताती हूँ। पहली होती है फाइट मनी, फिर फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो सबसे पहले इनका मतलब जान लेते हैं। फाइट मनी क्या होता है? वो मनी जिसे गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है, मतलब गवर्नमेंट ने जिस चीज़ को लागू कर दिया, जैसे कि हमारे पीछे जो है नोटबंदी हुई थी, ठीक है। तो जो 500 और 1000 के नोट थे वो बंद हो गए थे और 500 के नए नोट शुरू हो गए थे। तो उसे गवर्नमेंट ने इशू किया था ना, गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी थी, तभी हम लोगों ने माना। अगर हम किसी चीज़ को गवर्नमेंट ही अथॉरिटी ना दे तो क्या वो कंट्री में सर्वाइव कर सकेगी? नहीं। तो फाइट मनी वही मनी है जिसे गवर्नमेंट अथॉरिटी दे देती है कि हाँ ये चीज़ कंट्री में चलेगी, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? नोट्स और कॉइन्स, सारे नोट्स और कॉइन्स आते हैं फाइट मनी में। अगली है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी अब कैश की फॉर्म में तो नहीं है, ये वो मनी है जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज तो होती है, मतलब लोग एक दूसरे को देते हैं और एक्सेप्टेबल है, लेकिन दो जो एक्सचेंज कर रहे हैं उन लोगों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे कि एक चेक है, अब मैं किसी अननोन पर्सन से चेक तो नहीं ले सकती ना। अब देखो, मैंने मान लो किसी अननोन पर्सन से एज अ पेमेंट चेक ले लिया, उस बंदे के अकाउंट में पैसे ही नहीं है और वो चेक बाउंस हो गया, तो फिर वो बात तो मेरे पे आ जाएगी। मैं तो मतलब जब तक हमारे बीच में ट्रस्ट नहीं होगा हम किसी से चेक नहीं लेंगे,
ठीक है। तो जो पेयर होता है यानी कि जो चेक पे कर रहा है और जो पे होता है उसे रिसीव कर रहा है, उन दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, तभी वो उस मीडियम को एक्सेप्ट करते हैं, उसे बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। उसके बाद आती है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी में हमारे कॉइन्स आते हैं, ठीक है। अब इन कॉइन्स में क्या होता है, जो वैल्यू लिखी गई है कॉइन के ऊपर, जो वैल्यू दी गई है, मान लो ये 1 रुपये कॉइन है, अगर इसके ऊपर 1 लिखा है ना, चाहे ये कॉइन गोल्ड का है, चाहे कॉइन का जो मटेरियल है वो गोल्ड का है, लेकिन इसकी वैल्यू सिर्फ 1 रुपये ही रहेगी। इसकी वैल्यू हम 1 रुपये ही रखेंगे। जब अभी तो मेटल कॉइन्स आ गए हैं, इससे पहले जब ब्रिटिश टाइम्स में हमारे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन चला करते थे, तब उसके ऊपर कॉइन्स की जो वैल्यू होती थी ना, उसी को कंसीडर किया जाता था, उसके मटेरियल के बेस पे उसको नहीं माना जाता था। तो फुल बॉडीड मनी वही मनी है जिसके ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है उसी को कंसीडर किया जाएगा, उसके मटेरियल को नहीं किया जाएगा। अब क्रेडिट मनी में से उल्टा है इसका। क्रेडिट मनी में अगर मेरे पास 2 रुपीज़ का नोट है और ये नोट मेटल का बना हुआ है, तो मैं इसको 2 रुपये नहीं कंसीडर करके जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उस मटेरियल को कंसीडर करूँगी। यानी कि अगर मैं इस मटेरियल की वैल्यू लगाऊँ ना, जिसका ये कॉइन बना हुआ है, उसकी वैल्यू उस 2 रुपये से ज़्यादा ही आएगी। तो क्रेडिट मनी वो मनी है जिसको कॉइन के मटेरियल के बेस पे जज किया जाएगा, जिस वैल्यू को, उसकी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे कंट्री के लोगों के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी मनी स्टोर की हुई है, उसी को हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी में 2 चीज़ें नहीं आती। जो गवर्नमेंट की मनी है, यानी कि जो गवर्नमेंट के पास स्टोर की गई हुई मनी है वो नहीं आएगी, और जो हमारे बैंकिंग सिस्टम यानी कि कमर्शियल बैंक से आरबीआई के पास जो मनी है वो भी कंसिडरेशन में नहीं होती। अब हम सप्लाई ऑफ मनी को मेजर कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। सप्लाई ऑफ मनी को वैसे मेजर करने के 4 मेथड हैं, M1, M2, M3 एंड M4, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 है। M1 का फॉर्मूला क्या होता है, C + DD + OD। अब मैं बताती हूँ इसमें क्या है। C का मतलब इसमें करेंसी है, जो करेंसी है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि जो हम लोग बैंक में जो डिपॉजिट्स जमा करा रहे हैं या जो विड्रॉ करा रहे हैं, हमारी डिमांड के ऊपर जो डिपॉजिट्स हैं वो, एंड अदर डिपॉजिट्स। इसमें ये 3 चीज़ें आती हैं। अब अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो हमें फाइनेंशियल हेल्प देते हैं जब हमने बिजनेस इस्टेब्लिश करना होता है, जो इंस्टीट्यूशंस हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके जो डिमांड डिपॉजिट RBI के साथ हैं वो इसमें आते हैं अदर डिपॉजिट्स में। और क्या आता है, फॉरेन सेंट्रल बैंक ने, मतलब फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन एक्सचेंज का जितना भी लेन देन होता है RBI के साथ वो भी इसमें आता है। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल, यानी कि बाहर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, उनके साथ जो एक्सचेंज होता है वो भी इसमें आता है। अब हम बताते हैं कि सप्लाई कौन करता है मनी, हु सप्लाइज मनी। एक ये भी टॉपिक है आपके सिलेबस में कि मनी को सप्लाई कौन करता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सबसे इजी टॉपिक है, हु सप्लाई मनी। तो मनी को सप्लाई करने वाले 3 लोग हैं। कौन कौन, एक तो सेंट्रल बैंक, एक हमारा कमर्शियल बैंक और एक हमारी गवर्नमेंट। अब मैं बताती हूँ, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, ये इसका आंसर है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, हमारे नोट्स और कॉइन्स को इशू करता है, यानी कि सेंट्रल बैंक ही छापता है नोट और कॉइन्स को। अगर सेंट्रल बैंक ना हो तो हमारी कंट्री में करेंसी नहीं छपेगी, नई करेंसी नहीं बनेगी, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक का क्या काम है, इशू करना, नोट्स और कॉइन्स को इशू करना, छापना या अथॉरिटी देना। कमर्शियल बैंक का क्या काम है, कमर्शियल बैंक जो इशू तो नहीं कर सकता, मनी को छाप नहीं सकता, लेकिन मनी को क्रिएट करता है। क्या करता है, क्रिएट। कैसे, बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। जो हम लोग बैंक को जो पैसा देते हैं और जो बैंक में से पैसा निकलवाते हैं, उससे जो है बैंक क्रिएट करता है मनी। मैं बताती हूँ कैसे करता है। जैसे मान लो मैंने बैंक में पैसे जमा कराए, तो बैंक मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। ये हम सब लोग जानते हैं, जब भी हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। अब मैं बताती हूँ बैंक क्या करता है। जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपये बैंक को दिए, उसमें से बैंक क्या करता है, 10% अपने पास रख लेता है, ठीक है। 10,000 का 10%, यानी कि 1,000 रुपये तो बैंक ने अपने पास रख लिए, और जो 9,000 रुपये होते हैं ना वो बैंक एज अ लोन दे देता है, ठीक है। किसी को लोन की ज़रूरत थी, उसने लोन दे दिया बैंक ने।
अब जिसको वो लोन देगा ना उससे भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है जो हमें बैंक इंटरेस्ट देता है, उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक हमें देता है, जो हमें मिलता है और जो बैंक को मिलता है, उनमें जो डिफरेंस होता है ना, उसी वही बैंक की इनकम होती है। तो वो बैंक मनी को क्रिएट कर रहा है। क्या मतलब आपको मेरी बात नहीं समझ आई? ये अगले चैप्टर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैंने बैंक में कुछ पैसे जमा कराए, बैंक उनमें से कुछ अमाउंट ऑफ मनी अपने पास रखेगा, बाकी एज अ लोन दे देगा। ठीक है, अब बैंक ने मुझे इंटरेस्ट देना है, ये बात मुझे पता है, बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा क्योंकि मैंने बैंक में डिपॉजिट कराई है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 3% है, लेकिन जिसको बैंक ने लोन दिया है मेरे पैसों से ही, जिसको बैंक ने लोन दिया है उससे जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा वो कम से कम भी 9-10% होगा। तो अब खुद सोचो, इंटरेस्ट बैंक ले ज़्यादा रहा है पब्लिक से, लेकिन पब्लिक को दे कम रहा है, तो जो डिफरेंस बना वही बैंक की इनकम है। तो बैंक मनी क्रिएट, कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करता है। उसके बाद हमारी आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई है कि वो 1 रुपी कॉइन, मतलब सारे कॉइन्स और 1 रुपी नोट को इशू करेंगे। ठीक है, 1 रुपी नोट और कॉइन्स की जो इशू करने की अथॉरिटी है वो हमारी गवर्नमेंट के हाथ में है, वो आरबीआई इशू नहीं करता। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।